हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूं बंधन बैंक के रिजल्ट के बारे में। और जैसा मैंने भी आपके साथ पिछली वीडियो में चर्चा की कि किस तरीके से बैंकिंग के रिजल्ट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो देखिएगा जब भी हम रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो हम बैंकों के जो रिजल्ट एनालिसिस होते हैं वो जनरली जो मीडिया है या जो रिपोर्टिंग की जाती है वो दोनों तरीके से ना करके ज़्यादातर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे की जाती है। तो हम ये मानते हैं कि कंपनियां तो अपनी रिपोर्टिंग पूरी देती हैं क्वार्टर के बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, बट मैं मानता हूं कि बैंकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी चेक करनी चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बैंक ने कैसी परफॉर्मेंस दी। तो अगर हम देखेंगे कि भाई जो इनकम इनको मिली वो कितनी बड़ी इस क्वार्टर में, तो वो अमाउंट बढ़ा 5.97, काफ़ी इंप्रेसिव है अगर आप 6% की इनकम बढ़ा रहे हैं एक ही क्वार्टर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिपॉजिट्स के ऊपर कॉस्ट बढ़ रही है और वो 6% से कहीं ज़्यादा है तो आपके प्रॉफिट को खा जाएगी। तो ऐसा ही हुआ है इस क्वार्टर के अंदर कि जो इंटरेस्ट की इनकम है, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है, वो जिसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंडेड या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, वो अमाउंट जो है यहाँ पर बढ़कर आया है। और वो अमाउंट बढ़कर आया है 13.14, यानी कि जो 17.96 करोड़ था वो अब 20.32 करोड़ हो गए। और ये जो फिगर्स हैं ये बिलियंस के अंदर, तो इसको समझिए 1796 करोड़ रुपए, 1796 करोड़ से बढ़कर 2032 करोड़ हो गई हैं। तो 2032 करोड़ रुपए होगी जो कि 13.14% है। तो जैसे ये बढ़ेगी आपके प्रॉफिट को खा जाएगी। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है जो आपको मिलनी थी, क्योंकि आपका एनआईएम घट गया। क्यों घट गया एनआईएम? क्योंकि आपने डिपॉजिट्स के ऊपर ज़्यादा ब्याज दे दिया और जितना ब्याज आपका बढ़ा डिपॉजिट पे उतना आप कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पाए। और यहाँ पर हालांकि इस क्वार्टर में एक एडजस्टमेंट और भी है कि कुछ ऐसे लोन्स हैं जो गवर्नमेंट की इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स यानी कि कोविड के समय से चले थे, वहाँ पर कुछ एनपीए रिकॉग्नाइज करने और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज यानी कि इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के रूल बदलें तो वो बाकी बैंकों पर भी प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा नेट इंटरेस्ट इनकम की जो फिगर है वो 0.77% ही मात्र बढ़ी। और नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी कि जो फीस बेस इनकम है, जिससे पता चलता है बैंकिंग का कामकाज कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही निराशा हाथ लगी है और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो डाउन साइड में रही हैं, जो कि तकरीबन 39% डी ग्रोथ हुई है। तो नेट टोटल इनकम जो 31 करोड़ थी पिछले साल, 3101 करोड़ में एक्चुअली के बिलियंस में फिगर्स हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो फिगर्स है इसमें से डेसिमल हटा लीजिए और ये जो फिगर्स लिखी हुई है करोड़ में लिखी हुई है। तो 3101 करोड़ रुपए और यहाँ पर टोटल इनकम है 2876 करोड़ रुपीस, जो 7.26% घट गई। तो देखिएगा बैंकिंग में हो सकता है कि आपको बाकी जो बैंक हैं वो भी सेम लाइन के ऊपर परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि जो अदर इनकम की फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताती है कि कंट्री में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरीके से चल रही हैं। तो ये यहाँ पर इस क्वार्टर में वीकनेस के संकेत दे रही थी। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर और लेस एक जैसे ही थे, ज़्यादा चेंज नहीं था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1796 करोड़ से घटकर 1563 करोड़ हो गया, जो तकरीबन 13% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ है। हालांकि प्रोविजंस इन्होंने थोड़े से कम बनाए हैं, लेकिन प्रोविजंस घटे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एनपीए भी घटी है, एनपीए इनकी बढ़कर आई है इस क्वार्टर में। लेकिन ये 18% का प्रोविजन घटने की वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र केवल 9.5% के आसपास ही घटा है। और टैक्स के अंदर तो जो है इनकम के हिसाब से चेंज होता है, तो इनकम के प्रपोर्शन में। लेकिन जो प्रॉफिट्स थे वो 808 यानी कि 808 करोड़ से घटकर 721 करोड़ हो गए, जो तकरीबन 10.77% का डी ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट को पिछले साल से भी कंपेयर करें, जो ज़्यादा निराशा देता है, क्योंकि पिछले साल का तो बेस भी लो था, उसको भी अचीव नहीं कर पाया बैंक। तो वहाँ से आप देखें तो 18.67% की डी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिली है। तो रिजल्ट में ज़्यादातर चीज़ों में अगर हम देखें तो कुछ रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की वजह से चेंज आया है। दूसरा क्या है कि बैंक ने ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम बैंक को नज़र आ रही है। तो अगर आप ग्रोस एनपीए की बात करें तो जून 2023 के क्वार्टर एंड पे तो ये जो फिगर्स हैं ये बढ़कर आई हैं, और ये बढ़कर आई हैं, यही इसके लिए चिंता की बात है। तो ये जो ग्रोस एनपीए हैं
इसकी परसेंटेज क्या आई है, ये आई है 6.8%। और यहाँ पर हालांकि पिछले साल ये 7.3 थी, लेकिन अगर अभी जो रिसेंट क्वार्टर गया वहाँ से इनकी बढ़कर आई हैं सिग्निफिकेंटली। और इसके अलावा जो नेट एनपीए वो भी 2.2% पर आ गई है। तो एनपीए जो है वो जो फिगर्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्च 2023 में जून 2023 में और जून 2022 का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो वहाँ से तो आपको लगेगा कि ठीक है कम हो रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर में इनकी जो एनपीए थी उसके सामने इन्होंने परफॉर्मेंस खराब किया। रिटर्न ऑन असेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन असेट्स, रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी या रिटर्न ऑन असेट्स, तो अगर रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो पहला क्वार्टर है उसमें 19.7 जो है ये रिपोर्ट इन्होंने की है। और रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स अगर बात करें तो यहाँ पर Q1 में 2.5% की हैं, जो आपको काफ़ी ठीक लगेंगी। अगर इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू एवरेज एसेट्स देखें तो वो हालांकि इतना ज़्यादा आपके काम का नहीं है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इस क्वार्टर के अंदर हालांकि बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एवरेज एसेट्स यानी कि जो कंपनी की टोटल एसेट्स हैं उस पर 3.5%, तो ये भी एक नेगेटिव ही इंडिकेशन दे रहा है। इसके अलावा कैपिटल एडुकेसी रेशियो, कैपिटल इनके पास पर्याप्त मात्रा में, तो कोई दिक्कत है नहीं इनको। और निम्स जैसा मैंने कहा कि पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में सेम है, यानी कि जो मार्च क्वार्टर हुआ उसमें 7.3 था, यहाँ भी 7.3, लेकिन पिछले साल 8% था जो घटकर 7.3 हुआ, जो 0.07 है। और यही रीज़न है कि जो ईयर ऑन ईयर भी इन्होंने डी ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा अदर इनकम्स की जो फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 6.3 बिलियन थी मार्च वाले क्वार्टर में वो घटकर 3.9 हो गई। और पिछले साल हालांकि जब थे तो पिछले साल भी ये कमी थी, तो पिछले साल से इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। इसका मतलब है कि ये क्वार्टर जनरली वीक रहता है बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए। अब नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो इनके पास आई है उसकी जो फिगर्स है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो यहाँ पर जो है मिली है 24.9, जो मार्च क्वार्टर में थे 24.7 और पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 25.1। तो ये भी कोई इंप्रेसिव नंबर्स नहीं है, तो यहाँ पर भी ग्रोथ नहीं है। अदर इनकम्स की फिगर्स मैंने आपको बताई दी है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी अगर मार्च क्वार्टर में देखें तो 18 बिलियन के थे, यानी कि 1800 करोड़ थे जो 1560 करोड़ रुपये हो गए हैं। तो ये भी और पैट में दोनों जगह आपको डी ग्रोथ देखने के लिए मिली। डिपॉजिट ग्रोथ जो है 16.6% की हुई है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि भाई साहब सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, तो सेविंग अकाउंट में डी ग्रोथ हुई है। और पिछले मतलब मार्च क्वार्टर में 36040 यानी कि 36,000 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट था, जो 33,870 करोड़ का है। इसी तरीके से जो टर्म डिपॉजिट है उसमें पैसा आ रहा है, सब जगह आ रहा है, जिसकी वजह से जो रिटेल डिपॉजिट है, रिटेल टू टोटल डिपॉजिट, वो पिछले साल 78% था जो 71 है। और कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले साल से तकरीबन 7.2% और इवन पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर से भी 3.3%, जो ये थोड़ी सी चिंता बैंक के लिए कर सकता है। इसके अलावा जो इनके लोन्स बुक हैं, असेट्स लोन बुक हैं जो इमर्जिंग बिजनेसेस वगैरह में है या कमर्शियल में, तो वो ब्रेकअप आपको दिया हुआ है कि किस किस तरीके का ब्रेकअप है। अगर बैंकिंग आउटलेट्स भी देखें तो इस क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 10 ब्रांचेस खोले हैं और 131 बैंकिंग आउटलेट्स इन्होंने खोले हैं। मेजर प्रेजेंस जैसे मैंने आपको बताई थी कि 46% ये ईस्टर्न रीजन में काम करते हैं और 10% नॉर्थ ईस्ट में, तो तकरीबन 55-56% आसाम, बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहीं पर इनकी प्रेजेंस है। लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं दूसरी जगह पर भी। अब बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की जो थी एनपीए, क्योंकि एनपीए के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी बैंकिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिएगा एनपीए का ब्रेकअप देखिएगा यहाँ पे। एनपीए साल के शुरू में थी ग्रोस एनपीए 53 बिलियन यानी कि 5,300 करोड़, उसमें नए ऐड हो गए 1360 यानी कि 1,360 करोड़ रुपए का नया स्लिपेज आ गया, जबकि पिछले क्वार्टर में केवल 1,120 था और पिछले साल सेम पीरियड में 1,130 था। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली हायर साइड है। उसके बाद जो रिकवरीज थी पिछले बार हुई थी 5.4
यानी कि 540 करोड़, जबकि इस बार हुई है खाली 280। और इवन मार्च क्वार्टर में भी रिकवरीज थी 470। तो ये रिकवरीज बहुत ही लोअर साइड पे, तो ये भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक डेंट डाल रही है। हालांकि प्रोविजंस इन्होंने नहीं बनाया ज़्यादा। ECLGC गारंटी एडवांसेस, वहाँ से भी यानी कि जो गवर्नमेंट की गारंटी वाली जो स्कीम है, हालांकि वो 1/4/2023 से उसमें थोड़ा सा रूल्स चेंज हो गए थे, जिसकी वजह से इनको ये रिकॉग्नाइज करनी पड़ रही है। तो ये 5.8 का डेट जो है RBI के रूल्स चेंज करने की वजह से आया, क्योंकि हो गया 16.6। तो अभी आप देखेंगे कि आप NPA पे कहाँ पहुँच गए। NPA पे आप फिर दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगे। आप लो पे आए थे 5,300 करोड़ पे, अब फिर वहीं पहुँच गए जहाँ पर पिछले साल थे। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। तो NPA के फ्रंट पर बैंक ने काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। प्रॉफिटेबिलिटी तो देखिएगा घटी ही है, लेकिन NPA ने जो है ज़्यादा परेशानी की है। इसलिए NPA आप देखेंगे कि जो पिछले क्वार्टर में घटकर 4.9 पर आ गए थे, 7% से सीधा 4.9, वो अब फिर बढ़कर 6.8 पर चले गए ग्रोस NPA। और उसका प्रोविजन कट करने के बाद अगर हम परसेंटेज निकालें कि नेट NPA जिसको बोलते हैं, वो भी केवल 1.2% पे आ गए थे, बहुत ही नॉर्मल साइड, लोअर साइड पे आ गए थे, जो बढ़कर अब 2.2% पर हो गए। तो ये भी जो है आपको असेट्स क्वालिटी के बारे में बताता है कि भाई ख़राब हो गया। इसके बाद आपके पास प्रोविजन कितना है, यानी कि आपने कितना प्रोविजन है, और प्रोविजंस भी इन्होंने कम बनाया। तो प्रोविजन कवरेज जो 76.8 थी, वो अब घटकर 69.2 है। तो बैंकों ने प्रोविजंस भी अपने कम बनाए हैं। तो हालांकि इसका ठीकरा जो है RBI के ऊपर ही बैंक ने फोड़ा है, और वो क्या कहा है कि RBI के जो IRAC जो रूल्स थे वो 1 अप्रैल 2023 से बदल गए थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि आपको ये काफ़ी पता चल गया होगा कि भाई किस तरीके से बैंक जो है परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा जो रिकवरीज हैं वो भी थोड़ा सा भी ऐसा है कि रिकवरी करने में भी इस क्वार्टर में बैंक को थोड़ी तकलीफ हुई है। यानी कि 96% ही फुल पेमेंट कर रहे हैं, 3% लोग जो है वो पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, और 1% तो पे ही नहीं कर रहे। तो ये है प्रोफाइल। और इसके अलावा बंगाल से पहले रिकवरी काफ़ी ख़राब हो रही थी कोविड के बाद भी, लेकिन अब देखिएगा वहाँ से इम्प्रूवमेंट आ गई है। असम की और बंगाल की एक जैसी रिकवरी हो गई है। रेस्ट ऑफ इंडिया से बल्कि अब रिकवरी में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि वहाँ पे इनका नेटवर्क भी थोड़ा सा कमज़ोर है। क्योंकि इनका जो रिकवरी जो वाला जो मैं कह सकता हूँ मैकेनिज़्म या जो सिस्टम है, वो NBFC के समय से ही बना हुआ है कि भाई अगर कोई पैसा नहीं देता तो रिकवरी कैसे करनी है। तो वहाँ पे फिर भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। वो रीजंस हैं कि बंगाल जैसे स्टेट में पॉलिटिकली पैसा रिकवर करने में दिक्कत होती है। बट कुल मिला के रिकवरीज जो है चैलेंजेस हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है ये बंधन बैंक जो है, जिस तरीके से अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है डाइवर्सिफिकेशन, वेस्ट बंगाल और असम जो है वो 45% कंट्रीब्यूट करता है, और 45 कंट्रीब्यूट करता है EEB पोर्टफोलियो में, जो इन्होंने इमरजेंसी में लैंडिंग की थी कोविड वाली जो है वहाँ पर, और जो नई एमर्जिंग बिजनेसेस में, यानी कि जो बिजनेस बढ़ते हुए उनको जो पैसा दिया था। तो बंगाल में 45% पैसा दिया हुआ, 36% इन्होंने असम में दिया हुआ है। तो ये जो है सारा आपके सामने। और वेस्ट बंगाल एंड असम कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 45%, 45 से कम हो गया। विथ वेस्ट बंगाल का शेयर 36.6% है। तो बंगाल और असम का 45% के आसपास है, और खाली बंगाल का 36.6 है। तो बाकी ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंस अब बंगाल पे थोड़ी सी हम कम कर रहे हैं, और बाकी जगह भी हम फोकस कर रहे हैं। और कुल मिलाकर तकरीबन 7 लाख कस्टमर इन्होंने इस क्वार्टर में जोड़े हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स 1.93 है। तो आप इसको बुक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी स्थिति। तो बुक वैल्यू भी 100 रुपये 110 रुपये के आसपास है। तो कुल मिलाकर नॉर्मली अगर आप इफेक्टिव यील्ड देखेंगे इन्वेस्टर्स की, तो वो 10% के आसपास आ रही है। शेयर 220 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बाजार की दशाएँ ख़राब होती तो शायद ये यहाँ से 10% करेक्ट कर जाता, लेकिन अभी बाजार की दशाएँ, बाजार अपने लाइफ टाइम हाई पे, तो बाजार में जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। तो शायद वो करेक्शन आपको उतनी ना मिले, लेकिन अगर नॉर्मल केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 10% के आसपास ये जो बैंक है ये यहाँ से करेक्ट हो सकता था। और वहाँ पर मुझे लगता है कि अगर 200 रुपये के नीचे जो है बंधन बैंक जो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू रखें, और जो NIM की मात्रा है या डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं
ईस्टर्न रीजन से बाकी इंडिया के अंदर, उन सबको फोकस करें तो 2-3 साल का जिन लोगों का नज़रिया है वहाँ पर 200 रुपये से नीचे का जो भाव है वो एक वैल्यू बाय जो है बन सकते हैं। तो ये था मेरा नज़रिया शेयर प्राइस के ऊपर भी मैंने अपनी राय रखी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।